नमस्कार मित्रों, मैं माधव शुक्ला अपने शिक्षक साथी ओमकार सिंह के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीडियो पर। आज के वीडियो में हम इतिहास के एक विषय भारतीय इतिहास एवं इतिहास जानने के स्रोत के विषय में बात करेंगे। इतिहास, वो भी भारत का इतिहास जानने से पहले सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का नाम आखिर भारत ही क्यों। भारत का नाम भारत कई कारणों से रखा गया, जिनमें से दो प्रमुख कारण हमने यहाँ पर उत्कीर्ण किए हैं। पहला है भारत का नाम भरत के नाम पर और दूसरा है ऋषभदेव के नाम पर। भारत के इतिहास में दो हुए। एक ऋग्वैदिक काल में एक जन हुए थे जिनको भरत कहा जाता था, तो उनके आधार पर भारत का नाम भारत रखा गया। इसके अलावा दुष्यंत एवं शकुंतला पुत्र महाभारत के जो भरत हुए, उनके आधार पर भी भारत का नाम भारत रखा गया। जबकि जैन ग्रंथ कहते हैं कि ऋषभदेव के नाम के आधार पर भारत का नाम भारत रखा गया। भारत का नाम कई कारणों से भारत रखा गया, किंतु भारत का नाम जो सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी में भारतवर्ष को भारत कहा गया है। इसके अलावा जम्मू द्वीप जो है वो बौद्ध ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है। इंडिया हमें यूनानियों के माध्यम से सुनने को मिला। सबसे पहले यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, उसी इंडिया को आगे अंग्रेजों ने स्वीकार किया। और हिंद या हिंदुस्तान की बात करें तो वह जो है अफगान अथवा मुगलों के द्वारा भारत को कहा गया। इंडिया शब्द की उत्पत्ति मूलतः इंडस शब्द से हुई है, जो एक यूनानी शब्द है। इसके अलावा इतिहास का हम वर्गीकरण के ऊपर बात करें तो इतिहास का वर्गीकरण हम तीन हिसाब से कर सकते हैं, तीन भागों में कर सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिस काल के बारे में हमें कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके बारे में हमें लिखित विवरण तो मिलता है, किंतु हम उसे पढ़ने में अभी तक असमर्थ हैं, हम वह नहीं पढ़ पाते। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके बारे में हमें लिखित विवरण मिलता है और हम उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके समय के बारे में विवरण नहीं दिया है, क्योंकि इसके समय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इसके बाद हम बात करते हैं जम्मू द्वीप के क्षेत्र विस्तार की। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि यह क्षेत्र जम्मू द्वीप था, तो जम्मू द्वीप का क्षेत्र विस्तार, चूंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसका नाम जम्मू द्वीप है, तो निश्चित ही मौर्य वंश की सीमा विस्तार के अनुसार ही जम्मू द्वीप का क्षेत्र विस्तार था। मतलब मौर्य वंश की जो क्षेत्र था, मौर्य वंश का जो शासन था, उसका जो सीमा विस्तार था, संपूर्ण सीमा विस्तार था, वह जम्मू द्वीप का ही क्षेत्र विस्तार था। इसके अलावा आर्यावर्त भारत को कहते हैं, वो बोलना भूल गया था। तो आर्यावर्त कहने का मूल कारण था कि भारत में आर्य समाज के लोग रहते थे, इस कारण से आर्यावर्त भी कहते थे। इसके बाद हम बात करते हैं इतिहास को जानने के स्रोत। तो इतिहास को जानने के मूल स्रोत जो है वह पुरातात्विक, धार्मिक, सात्विक एवं अन्य स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत में वो स्रोत आते हैं जो भूमि के गर्भ से हमें प्राप्त हुए हैं, अभिलेख, स्मारकों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। धार्मिक स्रोत धार्मिक ग्रंथों के आधार पर आते हैं, जैसे कि महाभारत हुआ, ऋग्वेद हुआ या अन्य कोई वेद हुआ, रामायण हुआ, उन आधारों पर हमें धार्मिक स्रोत प्राप्त होते हैं। साहित्यिक स्रोत जो है वो हमें साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और अन्य स्रोतों में यात्रा विवरण एवं अन्य जो है वो आते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत की हम बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोत में हमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्ति, चित्रकला, पांडुलिपि आदि के आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में उस काल में हुआ क्या, आखिर उस काल का समाज कैसा रहा होगा, वह हम इन बिंदुओं से जानने का प्रयास करते हैं। अभिलेख में कई अभिलेख होते हैं, स्तंभ अभिलेख, गुफा अभिलेख, शिला अभिलेख, ऐसे कई अभिलेखों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अतीत में क्या रहा होगा। बात सिक्कों की करें तो सिक्के भी कई तरह के होते हैं। कुछ आहत सिक्के होते हैं, कुछ सिक्के तांबे के, चांदी के, सोने के, शीशे के होते हैं। स्मारक भी कई होते हैं, भवन, मूर्ति, चित्रकला, पांडुलिपि। अगर पांडुलिपि की बात करें तो पांडुलिपि वह ग्रंथ होता है जो मूलतः हस्तलिखित हो। जैसे कि आजकल हम प्रिंटेड मटेरियल देखते हैं, पांडुलिपि जो है वह अतीत काल में अतीत के ऋषियों, मुनियों या इतिहासकारों के द्वारा हाथ से लिखी गई लिपि पांडुलिपि कहलाती है। आज हम केवल अभिलेख की बात करेंगे, सिक्के आदि की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो अभिलेख में बात करें तो अभिलेख जो थे उनकी मूल भाषा थी पाली, प्राकृत, संस्कृत। अधिकतम अभिलेख
प्राकृत एवं पाली भाषा में मिले हैं, कुछ अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं और कुछ अभिलेख दक्षिणी भारत की भाषाओं में भी मिले हैं। इसमें एक चीज़ और विवरण मैंने दिया है कि हड़प्पा की मुहर पे जो उत्कीर्ण अभिलेख है वह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अलावा आर्य शब्द का जो है कसाइट व मित्तानी सीरिया के जो अभिलेख थे उनमें जो है सबसे पहले हमें आर्य शब्द पढ़ने को मिला। इसके अलावा जो पहला अभिलेख पढ़ा गया था वह अशोक का अभिलेख पढ़ा गया था, 1837 में पढ़ा गया था और यह अभिलेख एक अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अब बात करते हैं, जो हमने कहा था कि प्राकृत पाली के अलावा संस्कृत भाषा के भी अभिलेख मिले हैं, तो पहला संस्कृत का अभिलेख जो है वो शक साम्राज्य के जो राजा थे रुद्रदमन उनके द्वारा लिखवाया गया था। यह अभिलेख जूनागढ़ में मिला है। भारत के जो प्रमुख अभिलेख हैं उनका विवरण भी दिया है। अशोक के अभिलेख, अशोक के कई अभिलेख मिले हैं, इसीलिए केवल अशोक का नाम दिया है, चाहे वो सांची का हो, बिहार के हो, कई भी अभिलेख मिले हैं। हाथी गुम्फा खारवेल के द्वारा लिखाया हुआ था। जूनागढ़ शक शासक रुद्रदमन का था। नासिक के सातवाहनों के द्वारा लिखाए गए थे। प्रयाग में जो अभिलेख मिले हैं वे गुप्त शासक समुद्रगुप्त के द्वारा मिले हैं। ग्वालियर के अभिलेख भोज ने लिखाए थे और मंदसौर के यशोवर्मन ने लिखाए थे। इसी आधार पर एक चीज़, दो तीन चीज़ें और हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं, जबकि पुरानी लिपि जो पुराना लिखा हुआ था जिनको आधार पर अभिलेखों को पढ़ा जाता है कि आखिर इतिहास क्या रहा, वो अध्ययन पालियोग्राफी कहलाता है। और भारत के बाहर जो अभिलेख मिला है वह वागजोई का अभिलेख है, मध्य एशिया का। क्योंकि समय कम है इसलिए संक्षेप में ही पूरे विवरण को देने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। जो बिंदु अगर नहीं समझ में आया है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी आशा के साथ कि यह वीडियो समझ में आया होगा, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।